नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बूढ़ा हूँ लाचार नहीं। सोहन लाल जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी भगवती जी सिलाई कर रही थी। इतने में उनका पोता एक किताब लेकर आया और बोला, दादाजी आप यह कैसी किताब पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी कॉमिक्स। अच्छा दिखाओ तो पढ़कर देखूं। अपनी किताब को एक तरफ रखते हुए सोहन लाल जी ने कहा तो बंटी ने उनके हाथ में एक कॉमिक बुक थमा दी। बुक देखते ही सोहन लाल जी बोले, यह कैसी पुस्तक पढ़ते हो तुम? कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ है। और यह लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी यह तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक्स तो हमारे जमाने में भी होती थी, चाचा चौधरी के किस्से, जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता इंटरटेनमेंट के बारे में? नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए बंटी अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक बुक लेकर बाहर भाग गया। सोहन लाल जी बड़ी हैरानी से बंटी की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के जमाने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। भगवती जी जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हो जी? हमारा जमाना लद चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करें उतना ही अच्छा होगा। दरअसल कुछ महीने पहले तक सोहन लाल जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा रमेश उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया। सोहन लाल जी जो पूरी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर पर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो रमेश उन्हें फैक्ट्री के खर्च और कमाई का पूरा हिसाब किताब देता था, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। सोहन लाल जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर रमेश ने जवाब दिया, पिताजी आजकल डिजिटल का जमाना है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज कर दिया है। अब आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से सोहन लाल जी को लगने लगा था कि इस नए जमाने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी सोहन लाल जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। सोहन लाल जी डाइनिंग टेबल पर आए और उन्होंने एक नजर नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही सोहन लाल जी बोले, यह भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा बना दिया होता। ठीक है, यदि आपको यह चीज पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। सोहन लाल जी की नाराजगी को देखकर भगवती जी बोली और रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख बहू आकर तुरंत बोली, आप यह क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है। बहू, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए टिफिन पैक करने दीजिए, आप यह सब काम बाद में कर लेना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वह तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की यह बातें बाहर बैठे सोहन लाल जी के दिल में तीर सी चुभी और भगवती जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई घर से बाहर आ गई। भगवती जी सोहन लाल जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो भगवती, कुछ दिन से मेरे दिमाग में यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया
तो सोहनलाल जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतना वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया। वे अपने साथ काम करने वालों को नौकर न समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। सोहनलाल जी का घर दूसरी मंजिल पर था, तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वह थकावट कुछ भी नहीं थी। जब सोहनलाल जी फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि उनका बेटा रमेश उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देख चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ, कहते हुए उसने हैरानी जताई। तो सोहनलाल जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। सोहनलाल जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलकर रमेश ने नई मशीनें लगवा ली थी। इस बात का इतना ताज्जुब उन्हें नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहां पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ चले गए? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवाकर नई मशीनें लगवाई हैं और पुराने वर्कर को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया। सोहनलाल जी को यह सुनकर धक्का सा लगा और काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे। तो इतने में रमेश ने टोक दिया, पिताजी, यह अकाउंटेंट की जगह है, वो अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाइए। यह सुनकर सोहनलाल जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का सारा उत्साह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर को डांट लगा दी। उस समय रमेश यह सब देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठिए, और यदि घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपया करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर जड़वत रह गए। भगवती जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूं। कहते हुए रमेश अपने कमरे में चला गया। आंसुओं से भरी आंखें लिए दोनों सोहनलाल जी और भगवती जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर भगवती जी ने सोहनलाल जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज भगवती जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई हरी सब्जी नहीं पड़ी थी, तो सोचा जाकर बाजार से कुछ हरी सब्जी ले आए। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण संभल न सकी और सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ गई। करीब 1 घंटे तक भी जब भगवती जी घर वापस नहीं आई तो सोहनलाल जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर वाले शर्मा जी ने आकर जानकारी दी कि भगवती जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी हैं। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सोहनलाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन जानकी और बेटी प्रीति ने उन्हें संभाला, लेकिन भगवती जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक भगवती जी का साथ था तो उनका हौसला बना रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे,
लेकिन सोहनलाल जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों बाद उनकी बेटी उनका हालचाल जानने आ जाया करती थी, तो उनका मन खुश हो जाता था। लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती। आज नाश्ते में फिर मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वह जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी तो क्या। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बनाकर देने वाली भगवती जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड भी उन्होंने चुपचाप करके खा लिया। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। सोहनलाल जी ने दरवाजा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर रमेश और उसकी पत्नी हैरान हो गए। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए जानकी को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है आखिर उनका भी परिवार है, बहू कहने लगी। तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान सोहनलाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। जानकी जी अपने भाई को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों के समय का भी पूरा ध्यान रखती थी, और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो सोहनलाल जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वह अपनी पत्नी के जाने का गम भुलाते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूं कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़ा अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगाकर रखेंगे। हर 2-4 दिन बाद बेटी को बुला लेते हैं, और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बैठा कर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर रमेश भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई तो रमेश अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब, तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन आपकी बहू पर रोक जमा कर रखती हैं बुआ जी, और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट पर फर्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही हैं। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है, और अपने दिल का हाल भी मैं उससे बांट लेता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहां तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप प्रीति को बुलाते रहते हैं घर पर। रमेश गुस्से में चिल्लाया। उसकी बातों ने सोहनलाल जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वे चाहकर भी इसके आगे कुछ बोल न सके, लेकिन एक बात वह समझ गए थे कि उनकी बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उसे निकालने की कोशिश करेगी, और अपनी बहन को अपमानित होते वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित सोहनलाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। भगवती, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पा रहा था। वह रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं काटता था। उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारे बेटे बहू को। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए भर्राए गले से सोहनलाल जी बोले। बहन के जाने के बाद सोहनलाल जी के दिल में फिर से वही उदासी आ गई। वे अनमने मन से रहने लगे। जब तक उनकी बहन जानकी
उनके घर रही उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर दे देती थी, लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण सोहनलाल जी का पेट कुछ खराब रहने लगा था। एक दिन जब तबीयत थोड़ी खराब होने लगी तो सोहनलाल जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने मन से बनाने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी सोहनलाल जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहू तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म नहीं होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेले आखिर क्या क्या करूंगी। इतनी बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे सोहनलाल जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे। इस घर में अब उनके सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था तो किसी और से क्या गिला करते। सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था भगवान से। न जाने कितनी मन्नतें मानी थी। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था मैंने। देख रही हो भगवती, हमारे प्यार और त्याग की ये कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए सोहनलाल जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। यह सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताजी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनके अपने पुराने मित्र शिव कुमार से मुलाकात हो गई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर सोहनलाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा करने लगे। बातों ही बातों में सोहनलाल जी अपने घर की परेशानियों को भूल ही गए थे। लेकिन जब मित्र ने सोहनलाल जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो सोहनलाल जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक गया। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर सोहनलाल जी ने अपने दिल का गुबार मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी और कितनी रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। शिव कुमार जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। सोहनलाल जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते ही उन्होंने कहा, सोहनलाल जी, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं है, बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई थी। पार्क से सैर करके घर लौटे तो थोड़ी ही देर में उनकी बेटी प्रीति भी घर पर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो आ गई। सोहनलाल जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर लेकर आई तो नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर प्रीति बोली, बाबूजी, आप यह ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो, जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी कि बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, और अब मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारा दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की, तो अपने घर ही ले जाओ। बहू की जल्ली कटी बातें सुनकर
सोहन लाल जी हैरान रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस बहुत हुआ। सहसा सोहन लाल जी के मुंह से यह 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया। बहू, शायद तुम भूल रही हो कि यह घर मेरा है और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से से चिल्लाने लगी। तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरी बात काट सके। यह बातें चल ही रही थी कि रमेश भी घर पर आ गया और बाबूजी को जोरदार आवाज में रोब से बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा। बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज सुनकर भी आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़ने वाले थे। उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए थी बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया है तुम लोगों ने। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों को उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज प्रीति आई तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकलने को कह रही हो वह घर आज भी मेरे नाम है और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं ही हूं। मैं चाहूं तो उसे बेच भी सकता हूं और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूं। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूं लेकिन आत्म स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूं और यदि किसी को मेरी मदद करनी हो तो वह फैक्ट्री आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का यह रूप देखकर अवाक रह गए। इतने रोब से तो बाबूजी ने आज तक कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी ही बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर नीचा किए हुए सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और रमेश बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज सोहनलाल जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, न कि वेटिंग रूम में। तो दोस्तों, सोहनलाल जी ने सही किया या गलत कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।